आज का बजट। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 22 फरवरी से हो रही है। 26 फरवरी को शिवराज का बजट आ सकता है। वित्त विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आज इस पर कैबिनेट बैठक भी थी, लेकिन जिस तरह से सीधी हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक स्थगित कर दी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से सुझाव भी बजट को लेकर मांगे थे। वित्त विभाग ने सुझावों को भी बजट में शामिल किया है। तकरीबन 600 सुझाव मिले, जिसमें यह खबर है कि 308 सुझावों पर विचार किया गया है। कोरोना काल के समय बजट आ रहा है। अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक नहीं है, वहीं लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। साथ ही 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में शिवराज का बजट कैसा होगा, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार के सामने 2 तरफ की चुनौती है। एक तो सरकार के खजाने को कैसे दुरुस्त किया जाए, साथ ही जनता को कैसे राहत दी जाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। आगामी समय में निकाय चुनाव भी है। ऐसे में क्या सरकार लोगों को राहत देकर चुनावी तैयारी को अंजाम दे सकती है? साथ ही जिस तरह माना जा रहा है कि कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया जा सकता है, यह भी क्या बजट में शामिल होगा और फिर कितना बजट कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है? आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिवराज का बजट कैसे होगा, जनता को कैसे राहत मिलेगी, जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, या जो तमाम सारी चीजें हैं, चाहे हम कृषि कानूनों के बाद किसानों का जो विरोध है उसको कैसे शांत करने की कोशिश इस बजट के जरिए करती है सरकार। तमाम मुद्दों पर बातचीत चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं शंकर लाल तिवारी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। स्वागत करता हूं शंकर लाल जी आपका। और हमारे साथ में है मनोज मीक जी, बिल्डर हैं आपका भी मनोज जी स्वागत करता हूं। और हमसे जुड़ेंगे राकेश सिंह यादव, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले शंकर लाल जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से 22 तारीख से मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ये माना जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर इस बात को लेकर है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, किसान आंदोलित हैं, आगे निकाय चुनाव हैं, दूसरी तरफ कोरोना के बाद ये बजट आ रहा है। किस तरह से देखते हैं, कैसा होगा ये बजट? देखिए, बजट बहुत ही आशाजनक होगा। बजट प्रदेश की विकास के लिए होगा और बजट में प्रमुख रूप से लक्ष्य जो होगा वो गरीब और किसान, इनके हितों की चिंता, इनके कल्याणकारी कार्यक्रमों की चिंता का बजट होगा। और बजट ये पिछली 2 बार से बजट गड़बड़ाया है। पिछली 2 बार जब कांग्रेस का कार्यकाल रहा उस समय से 2 बार का बजट काफी गड़बड़ाया है। गड़बड़ाया इन दिस सेंस कि आमदनी से अधिक खर्चे हुए हैं और उसके लिए ऋण भी लेना पड़ा है। पर वर्तमान बजट निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद आ रहा है और मुख्यमंत्री जी ने बार बार आश्वस्त कहा है जब भी बजट की चर्चा हुई है कि ये बजट निश्चित रूप से प्रदेश के आम आदमी के लिए एक आशाजनक बजट होगा। और ये चहुमुखी विकास की दृष्टि से जो काम पहले से चल रहे हैं उन कामों के लिए बजट, और इसके अलावा नए कामों के लिए भी बजट, कुछ कल्याणकारी। चलिए शंकर लाल जी दोबारा आता हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नए कामों के लिए बजट जो चल रहे हैं उसके लिए बजट, लोगों को इससे राहत मिलेगी। मैं शंकर लाल जी दोबारा आपके पास में आता हूं। मनोज मीक जी हमारे साथ में है। मनोज जी, अगर व्यापार उद्योग जगत की बात करें या फिर आपके सेक्टर की हम बात करें, या फिर जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में कितनी उम्मीद है कि शिवराज का जो बजट आ रहा है हर कसौटी पर खरा उतरेगा, या चैलेंजेस सरकार के सामने बहुत ज्यादा हैं?
राजस्व के लिए आए दिन लिया जा रहा है, हम देख ही रहे जी। हैं। और ओवरऑल पूरे विश्व में कोरोना के कारण जो परेशानी हुई है, आर्थिक गतिविधियां कम हुई हैं, उस चलते और ज्यादा विषम परिस्थिति है इस बार। जी। तो इस बार के बजट में मुझे लगता है कि सरकार राजस्व एकत्रित करने की तरफ ज्यादा जोर देना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, जी। क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है उनके पास में। जी। लेकिन ये भी एक व्यापार का सिद्धांत है कि जिस प्रदेश में सबसे कम कर होते हैं, जहाँ पे व्यापार करने की सुविधाएं अधिक और सुचारू होती हैं, व्यापार उसी तरफ आकर्षित होते हैं। जी। तो अब देखना है कि करों को बढ़ाकर बजट लाया जाता है या तो क्या मनोज जी ये माना जाए, क्या मनोज जी ये माना जाए, जिस तरह से हमने केंद्रीय बजट देखा, कई प्राइवेटाइजेशन की तरफ उसमें हमने बजट को देखा है, क्या मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरह की पहल कर सकती है कि निजी हाथों में तमाम काम सौंपे जाए और कहीं ना कहीं अपनी आय उसके जरिए बढ़ाई जाए? क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जो खजाने की स्थिति है वो बेहतर नहीं है, लगातार बाजार से कर्ज लिया जा रहा है और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के पास मुझे नहीं लगता कोई मुनाफे पे चलने वाली उपक्रम है जी आज की स्थिति में, जी, जिन्हें वे प्राइवेट तरलता, पूंजी की तरलता ला पाए। जी। लेकिन हम मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही, साथ ही खनिज प्रधान देश भी है। जी। तो हम खनिजों की तरफ अगर ध्यान दें, हालांकि जितने भी मेजर मिनरल है वो सब केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही चालू किए जा सकते हैं। जी। तो हमारे पास मेजर मिनरल्स और माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। जी। इस तरफ अगर ध्यान दे सरकार तो काफी राजस्व आ सकता है। दूसरा, लंबे समय से हम लोगों की मांग रही है कि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो देश के बीच में है, तो हमें लॉजिस्टिक सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे वे उनके लिए अवसर यहाँ पे बने और हमारे पास जो मैन पावर है वो भी उसके लिए उचित है। और हम चूंकि मध्य में स्थित हैं, तो नागपुर के बाद भोपाल जैसा जो शहर है वो बड़ा मुफीद हो सकता है इसके लिए, क्योंकि बाकी जो केंद्र के जो मध्य के शहर है वो वैसे ही काफी ओवरलोडेड है। चलिए मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत करता हूं आपका और आपके पास ही आता हूं। बजट को लेकर जिस तरह से 22 तारीख से मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, 26 तारीख के आसपास माना जा रहा है कि बजट आ सकता है। ऐसे में किस तरह की उम्मीद बजट से, या फिर कैसा बजट आएगा, क्या प्रोडक्शन है कांग्रेस का? 15 साल का जो शासन रहा उसमें शिवराज जी का बजट प्रदेश की जनता ने देखा है जी, और 2 साल का बजट जो कमलनाथ सरकार का था वो भी प्रदेश की जनता ने देखा है जी। इस मध्य प्रदेश में जो रोजगार बनाने का अवसर और जो नई एक सोच के साथ जो सरकार आई थी वो अपना कार्यकाल दुर्भाग्य से पूर्ण नहीं कर पाई और वो सपने नहीं हुए। लेकिन ये वर्तमान बजट आ रहा है जो शिवराज सरकार पेश करने वाली है, उससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद प्रदेश की जनता ना करे, बहुत ज्यादा उत्साहित भी ना हो, क्योंकि तीनों जो प्रमुख चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस की टंकी, इस पर कुछ भी कम नहीं होने वाला है। ये महंगाई जनता को सहना है, ये महंगाई के तले ही उनको जीने की आदत डालना है, ये आपदा में अवसर के समान है। तो इसकी तो आदत उनको करना ही पड़ेगी, सहना ही पड़ेगा, तो झेलना भी पड़ेगा। रहा सवाल बजट का, आंकड़ों की बाजी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है कि इतना आपने कृषि को दे दिया, इतना आपने महिला उत्थान को दे दिया, इतना आपने फला को दे दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, यूथ की बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी। उनको कहीं आप नौकरी दे सकेंगे, कहीं आप उनको बिजनेस के लिए लोन बिना गारंटी के दे सकेंगे? ऐसी कोई योजना सरकार की ना पिछले 15 साल में थी, ना अब कोई आने वाली है। आज भी एक पढ़ा लिखा युवा बैंक अगर जाता है, वो 20,000 का लोन उसको लेना है,
तो उसको इतनी फॉर्मेलिटी है कि उसका लोन होता ही नहीं है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ले लीजिए, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है कि सामान्य व्यक्ति को तो लोन मिलना संभव नहीं है। तो रहा सवाल रोजगार और सरकारी नौकरियों का, सरकारी नौकरी जो वैकेंसी निकालना थी, जो एग्जाम होना थी, वो आज तक नहीं हुई है। शिक्षकों की भर्ती की एग्जाम पिछले 9 साल से चल रही है, आज तक उसकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो नई भर्ती का तो ख्वाब भी छोड़ने यूथ, उनको कुछ नहीं मिलना है। और मुख्यमंत्री की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 63 करने वाले हैं। अगर 63 कर देंगे तो बचा कुचा युद्ध भी साफ हो जाएगा। तो इस बजट से, इस सरकार से प्रदेश को कोई उम्मीद नहीं है, कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं, कोई सकारात्मक उम्मीद नहीं है। लेकिन 22 तारीख से जब बजट की शुरुआत होगी, चलिए राकेश जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। शंकरलाल तिवारी साहब हमारे साथ में, शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूँ। शंकरलाल जी, इस तरह से आप से जब मेरी बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि बहुत उम्मीद है, जो तमाम सारे विकास कार्य हैं जो पीछे के चल रहे हैं या जो आगे सरकार की प्लानिंग है, और जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर बात आती है राजस्व को लेकर, कुल मिलाकर बात आती है खजाने को लेकर, और जिस तरह से लगातार बाजार से कर्ज लिया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आगे किस तरह से विकास कार्य तेजी के साथ बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, पॉइंटेड सवाल यही है शंकरलाल तिवारी साहब, क्योंकि आप वरिष्ठ लीडर हैं बीजेपी के और सारा कुछ आप देख भी रहे हैं कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा, चाहे हम वेट टैक्स की बात कर लें या फिर हम जो एडिशनल ड्यूटी है, सेस है, इसको मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल जो टैक्सेस इस पर है बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि 100 का आंकड़ा पेट्रोल छू चुका है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, और तमाम सारी इसके चलते वस्तुएं महंगी हो रही हैं। तो क्या जनता का फोकस, क्या सरकार का फोकस इस बात को लेकर होगा कि फौरी तौर पर कहीं ना कहीं राहत दी जाए, क्योंकि अभी आपको निकाय चुनाव पर भी जाना है? कोरोना काल के कारण जो अपेक्षा थी आमदनी की, वो आमदनी हो नहीं पाई जी, और इसलिए थोड़ी कठिनाई तो है जी। पर कांग्रेस के मित्र जी, मैं सोचता हूँ बहुत ही निराश हैं। वो अपने पार्टी के प्रदर्शन से निराश हैं तो अच्छी बात है, और वो पूरे प्रदेश का आह्वान कर रहे हैं कि बजट से कोई उम्मीद न करें। और मैं सोच रहा हूँ इस तरह की बात राजनीति में उचित नहीं है। बजट उम्मीदों से भरा होगा, और इस तमाम परिस्थितियों के कोरोना काल के बावजूद कर्मचारियों को जो लंबित भुगतान है, पिछले 1.5-2 वर्षों के डीए है, एरियर्स है, इसके अलावा जन कल्याणकारी योजना है, किसानों को अभी जो 4,000 रुपए देने की बात, सम्मान निधि के रूप में 6,000 दिल्ली का और 4,000 भोपाल का, शिवराज जी का, ये इन तमाम कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए, बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और प्रसव जिन बेटियों को, बहुओं को होता है, उनको आज सरकार 16,500 रुपए दे रही है। प्रदेश के अंदर पेयजल के लिए, पेयजल का कार्यक्रम बड़ी तेजी से प्रदेश के अंदर चलाने का और घर घर जल से पानी 2024 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उसके लिए सरकार की जो पहले से योजनाएं चल रही, सिंचाई की, सड़क, इन तमाम कामों के लिए पैसे की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। कांग्रेस के पास तो रोने के अलावा कुछ था नहीं। 1.5 वर्ष जब कमलनाथ जी सरकार में रहे तो कांग्रेस के मंत्री एक ही रोना रोते रहे कि शिवराज सिंह सारा खजाना ले गए और अब हमारे पास पैसा नहीं, हम करें तो करें क्या। पर दूसरी तरफ देखिए, जब इच्छा शक्ति होती है नेता की तो सारी व्यवस्था बनती है। शिवराज जी ने पिछले 15 वर्षों में भी ये करके दिखाया है, और अभी भी सरकार में आते ही मार्च के बाद कमलनाथ जी ने किसानों के बीमे की राशि जमा नहीं करी थी। वो 2200 करोड़ रुपए
तुरंत आने के बाद उन्होंने जमा करी और 2900 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गया। धान की खरीदी हुई, धान की खरीदी का एक एक पाई का भुगतान किसानों को दिया गया, जबकि कांग्रेस के टाइम पे 6-6 महीने 8-8 महीने। क्या शंकर लाल जी, क्या ये उम्मीद की जा सकती है, ये शंकर लाल जी ये उम्मीद की जा सकती है कि डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स सबसे ज्यादा लग रहा है एमपी में, उससे कुछ राहत दे प्रदेश सरकार? का बजट होगा, बेरोजगारी की बात कर रहे थे और एकदम निराशा और झूठ का आसरा। 23,000 करोड़ से अधिक जी रुपए अकेले मुद्रा योजना के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना नौजवानों को रोजगार के लिए चालू की थी, ये चलिए शंकर लाल जी, बिल्कुल मैं मनोज जी के पास में आता हूं। मनोज जी, कितनी उम्मीद है बाजार को इस बजट से? दूसरी तरफ अगर रियल सेक्टर की हम बात करें तो किस तरह से आप उम्मीद रखते हैं? एक बार फिर बताएं जी देखिए, बाजार को तो सामान्य स्थिति आने की प्रतीक्षा है फिलहाल तो, क्योंकि पिछले दिनों पहले ही हम मंदी की मार से जूझ रहे थे, कोरोना के बाद और स्थितियां विकट हुई हैं जी। अब अगर सामान्य स्थिति आती है उसके बाद हम ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं जी। तो उस लिहाज से बजट बहुत महत्वपूर्ण है जी। कि हम आगे बढ़ने के लिए किस तरह की अप्रोच अपनाते हैं जी। जहाँ तक बात रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की है जी। तो ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह हमारे आपके पैनल के एक मित्र कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल आदि की कीमतों के बारे में, तो ये बात बिल्कुल सच है कि करों के मामले में सभी शुल्क जितने तरह के शुल्क है या टैक्सेस है उनमें हम मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं जी। और उसी तरह आप प्रॉपर्टी में भी देखेंगे तो रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। गाइडलाइन की कीमतें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई है। इसके कारण लगातार रियल एस्टेट सेक्टर भी संकट से जूझ रहा है जी। इस पर मुझे लगता है इस बार फोकस किया जाएगा। हम लोगों ने भी कढ़ाई की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि स्टैम्प ड्यूटी और गाइडलाइंस में कमी की जाए जी। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में कुछ बिंदु थे वो भी लंबित है, उनकी तरफ भी मुझे लगता है इस बजट में ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो बिंदु है वो रेवेन्यू से रिलेटेड थे, मतलब जो पूंजी सरकार को शुल्क जाते हैं उससे संबंधित थे, इसलिए सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी, लेकिन बजट के समय संभवतः निर्णय ले पाए और ये निर्णय लेने पड़ेंगे। अब मुझे लगता है समय आ गया है कि हम अन्य अग्रणी प्रदेशों की तरह सोच विकसित करें, अन्यथा जितने भी प्रगतिशील स्टेट हैं, राज्य हैं, वो बहुत तेजी से अपनी सोच बदल रहे हैं और हम अगर सोच नहीं बदलेंगे तो उनसे काफी पीछे रह जाएंगे। हम ऑलरेडी पीछे हैं। चलिए राकेश जी, क्या कहेंगे? शंकरलाल तिवारी साहब कह रहे थे कि एक नेगेटिव सोच की पहले से ही कि बजट से कोई उम्मीद नहीं है, हल्की हर जो वर्ग है आशा भरी नजरों से देख रहा है। जिस तरह से मनोज जी की हम बात कर लें, जो उनका सेक्टर है, या फिर हम आम जो जनता है या जो युवा है उनकी हम बात कर लें, ऐसे में बजट से पहले नेगेटिविटी आखिर क्यों? क्योंकि ये सही है कि कोरोना के चलते जिस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, सेहत उसकी खराब हुई है, पटरी पे लाने में वक्त लगेगा। लेकिन ये भी सही है जो आप बात कर रहे हैं आज, जिसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। कल हमने जिस तरह देखा सड़कों पे कांग्रेस देखी कि डीजल पेट्रोल के रेट्स में बेतहाशा वृद्धि, और कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, कहीं ना कहीं इससे जूझना पड़ता है। किस तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, आगे क्या चाहते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पे चाहते हैं कि इस पर बजट बढ़ना चाहिए? देखिए, इस देश ने 2014 के पहले का भारत भी देखा है और 2014 से आज 2021 तक का भारत देखा जी जी। जब भारत की जीडीपी दर क्या होती थी आपको भी पता है, सभी व्यक्तियों को पता है, देश के हर नागरिक को पता है। आज -23 जीडीपी दर है। किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है, यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। कोरोना का जो भी असर हुआ है वो आपके प्रधानमंत्री की देन है।
पाकिस्तान में भी हुआ है। कोरोना अगर आप भी ये मानते हैं कि कोरोना वो हमसे कमजोर देश हैं, उनसे तो असर ज्यादा हुआ होगा क्योंकि उनके यहाँ भारत जितने शक्तिशाली नहीं है। फिर क्या वजह है कि नेपाल की जीडीपी दर ज्यादा है, बांग्लादेश की जीडीपी दर भारत से ज्यादा है, पाकिस्तान की जीडीपी दर भारत से ज्यादा है। तो अब मुझे ये समझना है आपसे भी और पूरे देश की जनता से कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है इन तीनों महाद्वीप के जो देश हैं, जिसने जीडीपी दर -23 करी वो है, या जो जीडीपी दर भारत से ऊपर रख पाया। ऐसा क्यों? ऐसा नीतियों की वजह से, ऐसा सोच की वजह से, और ऐसा जो आपने फॉर्मेशन करना था अपने वादों का, अपने इरादों का, वो आप कभी भी नीतियों में और जमीन पे नहीं कर पाए। इन 7 साल में देश जितना पीछे गया है उतना पिछले 53 साल कांग्रेस का शासन रहा कभी नहीं गया। बार बार गृह मंत्री 70 साल का कांग्रेस का शासन बोलते हैं, 73 साल देश को आजाद हुए कंप्लीट हुए हैं, 2 दिन पुरानी बात है, वो 3 साल ही भारतीय जनता पार्टी का शासन मानते हैं। तो ऐसे मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें ये कैलकुलेशन नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में शासन 15 साल 4 महीने 13 दिन रहा है और 5 साल जनता दल या अन्य दलों का शासन रहा है, ऐसे 73 में से 53 साल कांग्रेस। राकेश जी एक छोटा सा सवाल, राकेश जी छोटा सा सवाल, राकेश जी एक छोटा सा सवाल, अंतिम वक्त कम है, वक्त कम है। राकेश जी छोटा सा सवाल, निकाय चुनाव बस कुछ ही समय बचा है, ऐसे में क्या इसको लेकर कहीं ना कहीं राहत जनता को दे सकती है सरकार, क्योंकि चुनाव में भी जाना है? केंद्र सरकार की झोली में कुछ होगा, जब वही माइनस में जीडीपी लेके बैठे हैं तो मध्य प्रदेश में क्या प्लस में मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना, आंकड़ों की बाजीगरी मिलना है। चलिए, आंकड़ों की बाजीगरी मिलना है और कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि कोई उम्मीद इस बजट को लेकर नहीं है, लेकिन शंकर लाल तिवारी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि काफी उम्मीद बजट से और पूरी कोशिश होगी सरकार की, क्योंकि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था, खजाने की सेहत गड़बड़ाई है, एक तरफ उसको दुरुस्त करना। मनोज जी भी यही बात कह रहे थे कि यह भी एक प्राथमिकता होगी सरकार की, कैसे खजाने को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लगातार बाजार से जिस तरह से कर्ज लिया जा रहा है, सेहत ठीक नहीं है, और इस बीच जनता को किस तरह से राहत मिलती है, या कौन से वो सेक्टर होंगे जो सरकार की प्राथमिकता में होंगे। जिस तरह से हमने केंद्रीय बजट में देखा, चाहे कृषि सेक्टर हो या फिर हम स्वास्थ्य की बात कर लें या अन्य सेक्टरों की हम बात कर लें, उसमें फोकस किया गया। अब देखना है कि मध्य प्रदेश की सरकार कौन से ऐसे सेक्टर है जिनको प्राथमिकता पर रखकर उस पर बजट बढ़ाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी साहब, राकेश सिंह यादव जी और मनोज मीक जी, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। और कुल मिलाकर शिवराज सरकार का जो बजट है वो 26 फरवरी के आसपास आ सकता है, 22 फरवरी से, क्योंकि मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बहुत आशा है, जनता को बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बजट से उसको राहत मिले। उसकी वजह यही है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, खासतौर पर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और ये भी सही है कि कोरोना के बाद सरकार को अपने खजाने को भी दुरुस्त करना है, जो प्राथमिकता में है। अगर कृषि क्षेत्र की हम बात कर लें या फिर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लें या फिर हम रोजगार को लेकर बात करें, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में होगा कि इनको कैसे बेहतर तरीके से बजट में समावेश इनका किया जाए। देखना होगा कि जब प्रदेश सरकार का बजट आएगा कितनी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है और सरकार किस तरह से मैनेज करती है अपने खजाने के साथ आम जो तमाम सेक्टर हैं उसको। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।